आज के टॉपिक में हम नॉन साइक्लिक इलेक्ट्रॉन फ्लो को डिस्कस करेंगे। ये जो नॉन साइक्लिक इलेक्ट्रॉन फ्लो है ये क्लोरोप्लास्ट की थाइलाकोइड मेम्ब्रेन में परफॉर्म होता है और इसके अंदर दो फोटो सिस्टम इन्वॉल्व हैं, एक फोटो सिस्टम 1 और एक फोटो सिस्टम 2। ये फोटो सिस्टम 2 है और ये फोटो सिस्टम 1 है। इसके अलावा अगर हम बात करें फोटो सिस्टम 2 की, तो फोटो सिस्टम 2 में 680 नैनोमीटर की लाइट जो है वो एब्जॉर्ब होती है और फोटो सिस्टम 1 में 700 नैनोमीटर की लाइट एब्जॉर्ब होती है। इसके अलावा इन दोनों फोटो सिस्टम में जो लाइट को एब्जॉर्ब करने वाला मॉलिक्यूल है क्लोरोफिल का, वो क्लोरोफिल ए है। इसके अलावा ये जो नॉन साइक्लिक इलेक्ट्रॉन फ्लो है हमारे पास, इसके अंदर इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन जो है वो इन्वॉल्व है। ये इलेक्ट्रॉन्स जो हैं वो ट्रांसपोर्ट होते हैं एक मॉलिक्यूल से दूसरे मॉलिक्यूल की तरफ, और ये एक चेन की फॉर्म में जब ट्रांसफ़र होते हैं तो हम कहते हैं इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन। ये पूरी इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन है और ये जेड की फॉर्म में, अगर आप इस तरीके से देखें से, तो ये यहाँ पे आपको जेड की फॉर्म में जेड स्कीम है ये। इसके अलावा जब हम नॉन साइक्लिक इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन की बात करते हैं तो इसमें हमारे पास ऑक्सीजन प्रोड्यूस होता है, एटीपी प्रोड्यूस होता है और NADPH2 प्रोड्यूस होता है। ऑक्सीजन बाय प्रोडक्ट के तौर पे रिलीज़ होता है। एटीपी और NADPH2 जो हैं ये हाई एनर्जी कैरियर मॉलिक्यूल्स हैं जो फर्दर जो हैं वो कैल्विन बेंजन साइकिल या डार्क रिएक्शन में कार्बन डाइऑक्साइड को रिड्यूस करने के लिए इस्तेमाल होंगे। फोटो सिस्टम 2 अपने इलेक्ट्रॉन्स जो मूव कर रहे हैं एक इलेक्ट्रॉन कैरियर से दूसरे इलेक्ट्रॉन कैरियर की तरफ, तो उसकी वजह से इस फोटो सिस्टम 2 के अंदर जो है इलेक्ट्रॉन्स की कमी हो जाती है, डेफिशिएंसी हो जाती है। और ये डेफिशिएंसी फुलफ़िल कौन करता है? वाटर फुलफ़िल करता है। यहाँ पे वाटर मौजूद होता है और ये वाटर जो है वो, आई थिंक लिखने की भी ज़रूरत नहीं है, यहाँ पे वाटर मौजूद होता है जो स्प्लिट होता है विद द हेल्प ऑफ लाइट। और ये जो वाटर है ये थाइलाकोइड मेम्ब्रेन के ल्यूमन में मौजूद होता है और ये स्प्लिट हो जाता है। तो जब ये स्प्लिट होता है तो हमें ऑक्सीजन बाय प्रोडक्ट के तौर पे मिलती है और वाटर के स्प्लिट होने की वजह से हमें 2 हाइड्रोजन और 2 इलेक्ट्रॉन मिलते हैं। एक वाटर का मॉलिक्यूल स्प्लिट होगा तो उसके रिज़ल्ट में हमें 2 हाइड्रोजन और 2 इलेक्ट्रॉन मिलेंगे। जो हाइड्रोजन जो है वो थाइलाकोइड मेम्ब्रेन में एज अ रिजर्वॉयर जमा होते रहेंगे, जबकि इलेक्ट्रॉन जो है वो इस क्लोरोफिल मॉलिक्यूल के पास कर जाएगा और मूव करने के बाद यहाँ पे जो इलेक्ट्रॉन्स की कमी हो रही है ड्यू टू द मूवमेंट ऑफ इलेक्ट्रॉन्स फ्रॉम वन इलेक्ट्रॉन कैरियर टू अनदर इलेक्ट्रॉन कैरियर, तो यहाँ पे जो है वो ये इलेक्ट्रॉन उस कमी को पूरा करने के लिए सिस्टम 2 के पास जो है वो आ जाएंगे। बेसिकली अगर हम इसे तफसील से समझाना चाहें तो तफसील भी इसकी बहुत ज़्यादा ईजी है समझाने के लिए कि यहाँ पे वाटर का मॉलिक्यूल है, ये वाटर का मॉलिक्यूल स्प्लिट हो रहा है और स्प्लिट होने के बाद यहाँ पे H2 है, तो इसका मतलब है 2 हाइड्रोजन है, 2 प्रोटॉन है इसके अंदर। इसके साथ साथ जब एक एटम होता है तो उसके अंदर साथ ही 2 इलेक्ट्रॉन भी होता है और साथ में यहाँ पे ऑक्सीजन का एटम है। आप लोगों को ये बात अच्छी तरीके से पता होगी कि जब 2 ऑक्सीजन के एटम मिलते हैं तो एक ऑक्सीजन का मॉलिक्यूल बनता है। तो यहाँ पे एक वाटर का मॉलिक्यूल स्प्लिट हुआ, साथ ही एक और वाटर का मॉलिक्यूल स्प्लिट करवा देते हैं यहाँ पे हम। यहाँ पे फिर 2 हाइड्रोजन आए, फिर यहाँ पे 2 इलेक्ट्रॉन आए और फिर यहाँ पे ऑक्सीजन का एटम आया। तो अब इसे जमा करें, 2 वाटर के मॉलिक्यूल हो गए, इसके साथ साथ 4 हाइड्रोजन हो गए, 4 इलेक्ट्रॉन हो गए और साथ ही साथ हमारे पास ऑक्सीजन का एक मॉलिक्यूल आ गया। तो ये जो ऑक्सीजन का मॉलिक्यूल बाय प्रोडक्ट के तौर ऑब्टेन हो रहा है इस प्रोसेस में, वो ड्यू टू द स्प्लिटिंग ऑफ वाटर मॉलिक्यूल इन द प्रोसेस ऑफ फोटोलाइसिस ऑफ वाटर। यहाँ पे हमने ये समझा P680 के ऊपर पॉजिटिव चार्ज है। इस P680 के ऊपर कौन सा चार्ज है? पॉजिटिव चार्ज है। अब ये पॉजिटिव चार्ज कब आता है किसी भी कंपाउंड या किसी भी मॉलिक्यूल के ऊपर? जब उसके अंदर लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन, डिफिशिएंसी ऑफ इलेक्ट्रॉन होती है उस पर्टिकुलर कंपाउंड या मॉलिक्यूल के पास, तो उसके पास पॉजिटिव चार्ज आ जाता है। दैट्स मीन्स दिस मॉलिक्यूल इज इन ऑक्सीडाइज फॉर्म। तो इस ऑक्सीडेशन की वजह से इसके अंदर इलेक्ट्रॉन्स की कमी है जिसको फुलफ़िल करेंगे हमारे पास ये जो वाटर का मॉलिक्यूल स्प्लिट हुआ है, इसके 2 इलेक्ट्रॉन आएंगे और इस फोटो सिस्टम में मौजूद जो इलेक्ट्रॉन्स की कमी है उसको फुलफ़िल कर देंगे। तो जब ये इसके पास 2 इलेक्ट्रॉन आएंगे तो ये अब अपनी ऑक्सीडाइज फॉर्म से किस फॉर्म में कन्वर्ट हो जाएगा?
रिड्यूस फॉर्म में कन्वर्ट हो जाएगा और रिड्यूस फॉर्म में कन्वर्ट होने के बाद इलेक्ट्रॉन वो अपनी ग्राउंड स्टेट से एक्साइटेड स्टेट में ट्रांसफ़र हो जाएंगे और किसके पास चले जाएंगे, प्राइमरी इलेक्ट्रॉन एक्सेप्टर के पास चले जाएंगे। ये प्राइमरी इलेक्ट्रॉन एक्सेप्टर एक कंपाउंड है। इस प्राइमरी इलेक्ट्रॉन एक्सेप्टर का नाम है हमारे पास फ्लोफाइट है। अच्छा, अब यहाँ से प्राइमरी इलेक्ट्रॉन एक्सेप्टर से इलेक्ट्रॉन मूव करेंगे प्लास्टोक्विनिन के पास। ये प्लास्टोक्विनिन जो है वो एसोसिएट हुआ है फेरस आयन के साथ। ये एसोसिएट हुआ है फेरस आयन के साथ। तो इसका मतलब क्या है कि फिर इसके अंदर डिफिशिएंसी हो गई, ये ऑक्सीडाइज हो गया। इलेक्ट्रॉन्स की कमी को कहाँ से पूरा किया जाएगा, P680 जो है फिर 2 इलेक्ट्रॉन जो है वो इसको डोनेट कर देगा, जिसकी वजह से ये फिर दोबारा रिड्यूस फॉर्म में आ जाएगा। अब यहाँ पे दोबारा ये प्लास्टोक्विनिन के पास आ गए, जिसके साथ किस चीज़ की इन्वॉल्वमेंट हुई हुई है, फेरस आयन की इन्वॉल्वमेंट हुई हुई है। यहाँ पे जो हमारे पास वाटर स्प्लिटिंग सेंटर है या वाटर स्प्लिटिंग कॉम्प्लेक्स है, वो उसके साथ क्या एसोसिएट हुआ है, मैग्नीज क्लस्टर जेड इन्वॉल्व हुआ है। यहाँ पे अगर हम वाटर स्प्लिटिंग कॉम्प्लेक्स की बात कर रहे हैं तो यहाँ पे इसके साथ मैग्नीज क्लस्टर जेड इन्वॉल्व हुआ है और ये जो है वो इमीडिएट इलेक्ट्रॉन डोनर है P680 को। P680 को वाटर स्प्लिटिंग सेंटर जो मैग्नीज क्लस्टर जेड के साथ इन्वॉल्व हुआ है इमीडिएटली इलेक्ट्रॉन डोनेट करेगा, किसको, P680 को इलेक्ट्रॉन डोनेट कर देगा। अगर हम ये बात करें कि इसके वाटर जब स्प्लिट हुआ था तो हमने 4 हाइड्रोजन की और 1 ऑक्सीजन के मॉलिक्यूल्स की बात की थी, तो वो थाइलोकॉइड मेम्ब्रेन के ल्यूमन में मौजूद है। ये थाइलोकॉइड मेम्ब्रेन है तो इसके बीच में जो ल्यूमन है उसमें ऑक्सीजन भी मौजूद है और साथ ही साथ वहाँ पे रिजर्वायर मौजूद है। हाइड्रोजन जो वाटर के स्प्लिट होने की वजह से गैदर्ड हो रहे हैं, वो सारे के सारे कहाँ पे रीस्टोर हुए हुए हैं, वो थाइलोकॉइड मेम्ब्रेन की ल्यूमन में रीस्टोर हुए हुए हैं। अभी हमने बात की थी कि 2 इलेक्ट्रॉन्स जो हैं वो प्राइमरी इलेक्ट्रॉन एक्सेप्टर फ्लोफाइटन जो है वो प्लास्टोक्विनिन को ट्रांसफ़र करेगा। तो प्लास्टोक्विनिन 2 इलेक्ट्रॉन जो है वो फ्लोफाइटन से तो ले रहा है, लेकिन साथ ही साथ 2 हाइड्रोजन जो है वो क्लोरोप्लास्ट के स्ट्रोमा से भी अपने अंदर ट्रांसफ़र कर रहा है। मैंने आपको समझाया था कि जो 2 हाइड्रोजन हैं ये स्ट्रोमा से प्लास्टोक्विनिन के पास आ रहे हैं, तो ये 2 हाइड्रोजन स्ट्रोमा से प्लास्टोक्विनिन के पास आएंगे तो ये प्लास्टोक्विनिन उन 2 हाइड्रोजन को कहाँ पे ट्रांसफ़र कर देगा, थाइलोकॉइड मेम्ब्रेन की ल्यूमन में। ये ल्यूमन है। अगर हम बात करें ये वाली स्पेस जो है वो ल्यूमन है और ल्यूमन के आउटसाइड वाली स्पेस जो है वो स्ट्रोमा है। थाइलोकॉइड मेम्ब्रेन की जो आउटसाइड पे मेम्ब्रेन बाउंड्री है उसको हम स्ट्रोमा कहते हैं। उस स्ट्रोमा से हाइड्रोजन प्लास्टोक्विनिन के थ्रू क्लोरोप्लास्ट के थाइलोकॉइड की ल्यूमन में ट्रांसफ़र हो रहा है। तो अब आप खुद इमेजिन कर सकते हैं कि वाटर स्प्लिट होने के रिज़ल्ट में जो हाइड्रोजन है वो भी ल्यूमन में मौजूद हैं और जो प्लास्टोक्विनिन जो है वो हाइड्रोजन ले रहा है, वो स्ट्रोमा से लेकर कहाँ पे ट्रांसफ़र कर रहा है, वो भी ल्यूमन में ट्रांसफ़र कर रहा है। तो अब ये यहाँ पे इस चीज़ का क्या मकसद हुआ कि यहाँ पे एक ग्रेट रिजर्वायर प्रोड्यूस हो गया। किस चीज़ का रिजर्वायर प्रोड्यूस हो गया, हाइड्रोजन आइंस का यहाँ पे एक बहुत ज़्यादा एक रिजर्वायर जो है वो मौजूद है और वो रिजर्वायर जो है वो कीमो ऑस्मोटिक मूवमेंट के थ्रू अपनी हायर कंसनट्रेशन से मूव करेगा लोअर कंसनट्रेशन की तरफ थ्रू ATPase कॉम्प्लेक्स। ये इससे यहाँ पे क्या चीज़ फॉर्म हो जाएगी, यहाँ पे हमें ATP जनरेट होता हुआ मिलेगा थ्रू द प्रोसेस ऑफ कीमोऑस्मोसिस। कीमोऑस्मोसिस का मतलब क्या है कि यहाँ पे केमिकल और ऑस्मोसिस दोनों इवेंट्स जो हैं वो एक साथ होंगे। ऑस्मोसिस के अंदर केमिकल इवेंट्स भी एक साथ होगा। केमिकल किस लिहाज से होगा, क्योंकि यहाँ पे इलेक्ट्रॉन और इलेक्ट्रॉन्स की इन्वॉल्वमेंट है और जब यहाँ पे इलेक्ट्रॉन्स की इन्वॉल्वमेंट है तो इलेक्ट्रॉन्स जो है बेसिकली केमिकल से रिलेटेड हमारे पास एक टर्म है और ये जो है इसके अंदर साथ ही साथ हमारे पास ऑस्मोसिस का प्रोसेस भी हो रहा है। ऑस्मोसिस के प्रोसेस में आप लोगों को पता है कि मॉलिक्यूल्स या सब्सटेंस जो हैं वो मूव करते हैं अपनी हायर कंसनट्रेशन से लोअर कंसनट्रेशन की तरफ थ्रू अ सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन, थ्रू अ चैनल प्रोटीन। तो यहाँ पे भी जो हाइड्रोजन है अपनी हायर कंसनट्रेशन से मूव करेंगे लोअर कंसनट्रेशन की तरफ। हाइड्रोजन यहाँ पे देखें बहुत ज़्यादा हाइड्रोजन के एटम्स हैं, ये हाइड्रोजन के बहुत ज़्यादा रिजर्वायर फॉर्म हुआ है यहाँ पे हाइड्रोजन का। तो हाइड्रोजन के जो एटम्स हैं वो अपनी हायर कंसनट्रेशन से मूव करेंगे लोअर कंसनट्रेशन की तरफ। स्ट्रोमा में हाइड्रोजन की कमी है। हाइड्रोजन अगर यहाँ पे 2 हैं
तो यहाँ पे 10 या 12 हाइड्रोजन है। तो ऑस्मोसिस का प्रोसेस होता है जिसमें कोई भी सॉल्वेंट के मॉलिक्यूल्स या किसी भी सब्सटेंस के मॉलिक्यूल्स अपनी हायर कंसनट्रेशन से मूव करते हैं लोअर कंसनट्रेशन की तरफ। तो यहाँ पे ये जो हाइड्रोजन के मॉलिक्यूल्स हैं एटीपी सिंथेस कॉम्प्लेक्स के थ्रू बाहर मूव होंगे और इनकी मूवमेंट की वजह से यहाँ पे क्या चीज़ फॉर्म होगी, यहाँ पे एडीपी एडेनोसिन डाइफॉस्फेट के साथ एक इनऑर्गेनिक फॉस्फेट अटैच हो जाएगा। और ये एडीपी के साथ जब इनऑर्गेनिक फॉस्फेट अटैच हो जाएगा तो यहाँ पे हमें क्या चीज़ मिल जाएगी, एटीपी मिल जाएगी। अब ये जो एडीपी के साथ इनऑर्गेनिक फॉस्फेट अटैच हो रहा है वो क्यों अटैच हो रहा है, क्योंकि यहाँ पे जब हाइड्रोजन के मॉलिक्यूल्स मूव कर रहे हैं तो इस पूरे प्रोसेस में एनर्जी रिलीज़ हो रही है और वो एनर्जी रिलीज़ होने की वजह से एडीपी के साथ इनऑर्गेनिक फॉस्फेट जो है वो अटैच हो रहा है। हम एडिनोसिन डाइफॉस्फेट के साथ इनऑर्गेनिक फॉस्फेट को उसी वक्त अटैच करवा सकते हैं जब हमारे पास एनर्जी मौजूद हो, और वो एनर्जी हमें जब हासिल होगी जब हाइड्रोजन के आयंस अपनी हायर कंसनट्रेशन से मूव करेंगे लोअर कंसनट्रेशन की तरफ थ्रू एटीपीएस सिंथेस कॉम्प्लेक्स। तो जब ये मूवमेंट होगी तो इस मूवमेंट के नतीजे में एनर्जी रिलीज़ होगी और ये एनर्जी एटीपी के साथ इनऑर्गेनिक फॉस्फेट को अटैच करवाएगी, जिसकी वजह से यहाँ पे हमारे पास एटीपी मिल जाएगा और इस प्रोसेस को कहते हैं कीमोऑस्मोसिस। ये यहाँ पे एटीपी आपको दिख रहा है ना, ये इसी तरह से बना है। बात कर रहे थे प्लास्टोक्विनिन की। प्लास्टोक्विनिन ने दो हाइड्रोजन जो हैं वो इस ल्यूमन में ट्रांसफ़र कर दिए, जिसकी वजह से यहाँ पे एटीपी की जनरेशन हो गई। अब ये जो एटीपी की जनरेशन हुई है इसमें हमारे पास हाइड्रोजन की मूवमेंट की वजह से एटीपी की जनरेशन हुई है। जो इलेक्ट्रॉन्स थे वो एज इट इज़ इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन में मूव करेंगे प्लास्टोक्विनिन से। अब वो आ जाएंगे हमारे पास साइटोक्रोम बीएफ के पास। साइटोक्रोम बीएफ भी एक इलेक्ट्रॉन कैरियर है और यहाँ से इलेक्ट्रॉन प्लास्टोक्विनिन से साइटोक्रोम बीएफ के पास आएंगे तो प्लास्टोक्विनिन जो है वो दोबारा ऑक्सीडाइज हो जाएगा और फिर ये अपनी इलेक्ट्रॉन्स की कमी किससे पूरा करेगा, प्राइमरी इलेक्ट्रॉन एक्सेप्टर फियोफाइटिन से, और फियोफाइटिन को दोबारा इलेक्ट्रॉन कौन डोनेट करेगा, P680, और P680 को दोबारा इलेक्ट्रॉन कौन प्रोवाइड करेगा, वाटर, जो वाटर स्प्लिट होगा विद द हेल्प ऑफ लाइट। अब यहाँ पे साइटोक्रोम बीएफ से फिर दोबारा इलेक्ट्रॉन्स किसके पास आएंगे, प्लास्टोसाइनिन के पास आएंगे और प्लास्टोसाइनिन से ये इलेक्ट्रॉन दोबारा किसके पास मूव कर जाएंगे, P700 या फोटो सिस्टम 1 में आ जाएंगे। फोटो सिस्टम 1 में आने के बाद ये इलेक्ट्रॉन लाइट एनर्जी एब्जॉर्ब करके अपनी ग्राउंड स्टेट से एलिवेट होंगे एक्साइटेड स्टेट की तरफ, और एक्साइटेड स्टेट की तरफ जब ये एलिवेट होंगे तो यहाँ पे प्राइमरी इलेक्ट्रॉन एक्सेप्टर मौजूद है। प्राइमरी इलेक्ट्रॉन एक्सेप्टर इन इलेक्ट्रॉन्स को रिसीव करेगा और रिसीव करने के बाद ये इलेक्ट्रॉन्स यहाँ से मूव करेंगे एक दूसरे इलेक्ट्रॉन कैरियर के पास जिसका नाम है फेरेडॉक्सिन। इस फेरेडॉक्सिन से ये इलेक्ट्रॉन जो है यहाँ पे ऑलरेडी एक कंपाउंड मौजूद है जिसे हम कहते हैं NADP। ये इन NADP के पास ये इलेक्ट्रॉन्स चले जाएंगे। ये इलेक्ट्रॉन जब इन NADP के पास आएंगे तो ये अपनी ऑक्सीडाइज फॉर्म से रिड्यूस्ड हो जाएगा NADPH के अंदर। यहाँ पे जो NADP मौजूद है ये इस वक्त ऑक्सीडाइज फॉर्म में मौजूद है, इसके अंदर इलेक्ट्रॉन्स की कमी है। तो इस इलेक्ट्रॉन्स की कमी को कौन पूरा करेगा, ये जो दो इलेक्ट्रॉन हैं ये इस इलेक्ट्रॉन्स की कमी को पूरा करेंगे और साथ ही साथ इसके साथ हाइड्रोजन ऐड होगा। और ये हाइड्रोजन इसके पास कहाँ से आ रहा है, स्ट्रोमा से आ रहा है। इसका मतलब क्या हुआ कि जो NADP के पास हाइड्रोजन आ रहा है वो थाइलेकोइड मेम्ब्रेन की ल्यूमन से नहीं आ रहा। जो स्ट्रोमा है उसके अंदर हाइड्रोजन की बहुत ज़्यादा कमी है। NADP को हाइड्रोजन भी स्ट्रोमा ने ही दिया है और प्लास्टोक्विनिन को हाइड्रोजन भी स्ट्रोमा ने ही दिया है। और ये सारे जो हाइड्रोजन हैं ये कहाँ पे जमा हुए हुए हैं, ल्यूमन में जमा हुए हुए हैं, थाइलेकोइड मेम्ब्रेन की ल्यूमन में जमा हुए। और आप लोगों को ये बात अच्छी तरीके से पता है कि हाइड्रोजन या कोई भी सब्सटेंस या इलेक्ट्रॉन्स मूव करते हैं अपनी हायर कंसनट्रेशन से लोअर कंसनट्रेशन की तरफ। तो ये खुद साफ सी बात है कि हाइड्रोजन कहाँ मूव करेंगे, जहाँ पे हाइड्रोजन की कंसनट्रेशन ज़्यादा है वहाँ से मूव करेंगे हाइड्रोजन की कम कंसनट्रेशन की तरफ। अब ये जब ये इस तरफ भी स्ट्रोमा है और इस तरफ भी स्ट्रोमा है, दोनों तरफ जो है वो स्ट्रोमा है, तो यहाँ पे एक प्रोटीन पार्टिकल्स मौजूद होता है जिसे हम कहते हैं ATPase सिंथेस कॉम्प्लेक्स। ये एक एंजाइम है, प्रोटीन
जो है वो एंजाइम की फॉर्म में मौजूद है, जिसे हम कहते हैं ATPase सिंथेस कॉम्प्लेक्स। और इस ATPase सिंथेस कॉम्प्लेक्स से हाइड्रोजन मूव करेंगे अपनी हायर कंसनट्रेशन से लोअर कंसनट्रेशन की तरफ। और जब ये इलेक्ट्रॉन्स हाइड्रोजन्स मूव करेंगे तो इनकी मूवमेंट की वजह से यहाँ पे एनर्जी प्रोड्यूस होगी। और इनकी इस मूवमेंट की वजह से जब एनर्जी प्रोड्यूस होगी तो ये एनर्जी यहाँ पे ADP जो है मौजूद होता है। और साथ ही क्या मौजूद है, इनऑर्गेनिक फॉस्फेट भी मौजूद होते हैं बहुत ज़्यादा। लेकिन इन दोनों को जोड़ने के लिए हमारे पास क्या चीज़ चाहिए होती है, एनर्जी की रिक्वायरमेंट होती है, जो इन हाइड्रोजन के पास आउट होने की वजह से मिल जाती है। और ये ADP के साथ इनऑर्गेनिक फॉस्फेट अटैच होता है। तो ऑलरेडी ADP जो है वो उसके साथ 2 फॉस्फेट होते हैं, एडिनोसिन डाइफॉस्फेट। डाई का मतलब 2, तो इसके साथ एक और इनऑर्गेनिक फॉस्फेट अटैच होता है, तो ये किस फॉर्म में आ जाते हैं, ATP की फॉर्म में आ जाते हैं। तो इसको हम कहते हैं कीमोस्मोटिक ATP सिंथेसिस। तो ये सारा प्रोसेस है। तो ये इस सारे प्रोसेस में हमें नॉन साइक्लिक फोटोफॉस्फोराइलेशन में हमें क्या क्या हासिल हुआ, हमें NADPH2 हासिल हुआ। और हमें साथ ही साथ क्या हासिल हुआ, ATP हासिल हुआ। ये यूज़ करेंगे डार्क रिएक्शन या कैल्विन बेंसन साइकिल में जाके कार्बन डाइऑक्साइड को रिड्यूस करने के लिए यूज़ करेंगे।